नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। हमने जब बैंक से लोन लिया है, लोन लेने से पहले लोन चुकाने के बारे में सोचते हैं कि किस्तें जो है वो 5 साल की करवाएं, 10 साल की करवाएं, 15 साल की करवाएं या फिर 20 साल की करवाएं। जितनी ज़्यादा किस्तें होंगी उतनी ही कम जो है वो हमारी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट जाती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो उतना ही इंक्रीज हो जाते हैं। हम लोग इतना कुछ सोचते हैं, लेकिन वियतनाम की एक प्रॉपर्टी टाइकून है, उन्होंने 3.66 लाख करोड़ जो है इतने का लोन लिया। और वो लोन कितनी बार में लिया? 2500 बार के अंदर लोन लिया गया। हर बार लोन लेने का तरीका अलग, हर बार लोन लेने के लिए अधिकारियों के लिए रिश्वत अलग, हर बार लोन लेने के लिए वहां पर जितने भी फॉर्मेट्स थे उनको चेंज करना, ये उसके लिए खेल बन चुका था। लेकिन अंत में क्या हुआ? कहते हैं कि जब किसी भी काम की शुरुआत आप लोग भ्रष्ट तरीके से करते हैं तो उसका अंत भी बुरा ही होता है। 2012 के अंदर ये कहानी शुरू होती है और 2022 के अंदर जाकर डेथ सेंटेंस पर ये कहानी जाकर खत्म होती है। बात करते हैं एक बिजनेस टाइकून, प्रॉपर्टी टाइकून की, जिसका नाम है माई लेन। ये जो महिला आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये वियतनाम की प्रॉपर्टी टाइकून है। ऐसा बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा बैंक इन्होंने अपने कैप्चर में कर रखा था और पूरी की पूरी वियतनाम की जो इकोनॉमी है, जीडीपी का 6% इन्होंने पूरा का पूरा ये फ्रॉड किया है। तो जानते हैं कि आखिरकार ये फ्रॉड कैसे किया गया है, कौन कौन से प्रोसीजर्स अपनाए गए, कहां पर लूप होल था, वो तमाम चीजें हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बेसिक जानकारी को यहां पर देख लेते हैं। वियतनाम के एक प्रॉपर्टी टाइकून है और उन्होंने रिसेंटली $27 बिलियन का डैमेज किया है और इसके कारण इनको सेंटेंस ऑफ डेथ जो है वो सुनाई गई है। लेकिन ऐसा इन्होंने क्या किया, कहानी हम लोग देखेंगे। लेकिन इनकी जो कंपनी है वान थिन फैट, ये इनकी कंपनी का नाम है, जिसकी ये ऑनर थी। इनका नाम है थुआंग माई लेन। नाम थोड़ा अटपटा है, थुआंग माई लेन जो है वो इनका नाम है, लेकिन ये किस तरीके से अंजाम दिया गया वो हम लोग जानेंगे। आप लोग हमारे 75 डेज के हार चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। 75 टेक्निक्स हम लोगों ने बताई हैं कि आप लोग कैसे पोर्नोग्राफी से दूर रह सकते हैं और कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। जो भी लोग इससे बाहर निकले हैं उनके पास में क्लियर थिंकिंग है, बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप हो चुका है। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि अपनी लाइफ के अंदर एक बार आप लोग इस चैलेंज को जरूर लीजिएगा। कूपन कोड यूज कीजिए चैलेंज, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। हमने इसके अंदर 75 रियल स्टोरीज को कवर किया है कि आखिरकार वो 75 स्टोरीज कौन सी है। खास तौर पर इनके अंदर उन लाइफ स्टोरीज को कवर किया गया है जिन्होंने इस दर्द को झेला और उससे बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग इस स्टोरी की कि आखिरकार ये स्टोरी क्या कहती है। ये जो नाम आप लोग यहां पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है SCB। एस का मीन्स है साइगोंग कॉमर्शियल बैंक। साइगोंग कॉमर्शियल बैंक जो है वो वियतनाम के अंदर स्थित है। इसी बैंक के ऊपर जो है वो फ्रॉड किया गया है 3.66 लाख करोड़ का। 3.66 लाख करोड़ का एक फ्रॉड जो है वो सामने निकल कर आया है। हम लोग बेसिकली इसको रूट से समझेंगे। 3 कंपनीज के नाम यहां पर लिखे हुए हैं। एक तो बैंक है SCB, 2 अलग अलग कंपनीज हैं, डी नेट है और तिन नागिया है। ये 2 कंपनियां हैं। इन दोनों कंपनीज के अंदर माई लेन जो है, उस लेडी का नाम है माई लेन। माई लेन जो है इन दोनों कंपनियों के अंदर इन्वेस्टर है, इन दोनों कंपनियों के शेयर खरीदे। लेकिन खुदा ना खास्ता क्या होता है कि ये दोनों कंपनियां आपस में मर्ज करती हैं और मर्ज करने के बाद वो SCB जो बैंक है इसमें मर्ज कर जाती हैं। तो मतलब मैक्सिमम जो शेयर होल्डर थे, यानी कि माई लेन के जितने भी मैक्सिमम शेयर्स थे वो SCB के उसी के पास में थे और इसलिए कंट्रोलिंग पावर भी जो था वो SCB के ऊपर माई लेन का बन जाता है। ये दोनों कंपनियां आपस में मर्ज करती हैं और मर्ज करने के बाद ये फिर तीसरी कंपनी SCB के अंदर मर्ज हो जाती हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग जो 3.66 लाख करोड़ का जो लोन लिया गया था, उसको लोन को लेने में 2500 बार 2500 टाइम्स जो है वो लोन लिया गया। मतलब देखिए, इतना बड़ा लोन लेने के लिए इतनी बार जो है वो लोन लिया गया। जाहिर सी बात है कि एक बार में तो इतना बड़ा लोन जो है वो दिया नहीं जाएगा, लेकिन आखिरकार उस बैंक ने इतना बड़ा लोन दे कैसे दिया? इसके पीछे कारण यह है कि मैक्सिमम शेयर, मतलब 93% शेयर जो है वो शेयर होल्डिंग किसके पास में होती है? थॉन्ग माई लेन के पास में होती है। और हमने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा ही है कि जिसके पास में 51% का शेयर होता है उसी के डिसीजन चलते हैं। लेकिन यहां पर 93% स्टेक होल्डर जो है वो माई लेन थी, जिसके कारण पूरा का पूरा डिसीजन जो है वो वही होल्ड करती थी।
इसके बाद में अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या इसकी ऑडिटिंग नहीं हुई होगी? जैसे मान लीजिए कि ये लोन लिया गया है लेकिन लोन को वापस नहीं किया जा रहा है, तो क्या इसकी ऑडिटिंग नहीं हो रही है? बेशक इसकी ऑडिटिंग हुई थी, और जब भी ऑडिटिंग हुई थी तो 1 लाख करोड़ की रिश्वत तक दी गई थी बैंक के अधिकारियों को, ताकि वो जब भी ऑडिट करें तो बैंक के जो लोन है उसको क्लियर वहां से दिखाए। इतनी बात समझ में आई आपको? जब भी बैंक के लोन्स को क्लियर दिखाया गया, कम दिखाया गया, इससे वो लोन जो है वहां पर शो नहीं हो रहा था। ये कहानी शुरू होती है 2012 के अंदर और 2022 तक ये कहानी चलती है। इतनी लंबी जो है वो कहानी चल रही है। इस पूरे कहानी घटनाक्रम के अंदर 85 लोगों को सजा दी गई है, जिसमें माई लेन जो है इनको डेथ ऑफ पेनल्टी की दी गई है सजा। अब देखिए यहां पर एक ट्विस्ट और आता है। बेसिकली होता क्या है कि जब भी इन्होंने लोन लिया था तो लोन लेने के बाद, अब जब भी हम लोग लोन लेते हैं तो किसी ना किसी एसेट्स के ऊपर लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे होम लोन लेना है तो मैं अपने घर के कागजात जो है वो गिरवी रखूंगा और उसके बिहाफ पर फिर लोन लूंगा। लेकिन मैंने घर की जो कीमत वहां पर दिखाई है, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए मैंने घर की कीमत दिखाई है, लेकिन जैसे ही मेरे अकाउंट में लोन जो है वो क्रेडिट होता है, उसका अमाउंट क्रेडिट होता है, वैसे ही उसके बाद में मेरे घर की कीमत 1 लाख से घटकर जो है वो 20,000 हो जाती है। इसका मतलब है कि जो 80 लाख की जो कीमत घर की दिखाई गई थी वो पूरी तरीके से फ्रॉड थी, और उसके बिहाफ पर जो लोन लिया गया था, जो मैक्सिमम लोन मिल पा रहा था, वो भी फ्रॉड के अंदर निकला। फिर बाद में जैसे ही संपत्तियों को कम दिखाया गया, फिर इन्होंने कहा कि मैंने तो जो है वो बढ़ी हुई संपत्ति के ऊपर लोन लिया था, लेकिन मेरी संपत्ति की कीमत ही जो है वो कम हो गई, तो मैं भी क्या करूं इसके अंदर। लेकिन ये बात सरासर गलत निकली और इसी बिहाफ पर इनको जो है वो डेथ पेनल्टी दी गई है। 2017 से ये कार्रवाई चल रही थी, अब जाकर 2022 के अंदर पूरा मामला जो है वो सामने निकल कर आया है। आप लोग सोच सकते हैं कि किसी भी देश की जीडीपी का अगर 6% मान लीजिए कि इतना बड़ा फ्रॉड होता है। आपने हर्षद मेहता का केस देखा होगा। हर्षद मेहता का जो केस है वो काफी फेमस है, शेयर मार्केट के अंदर 1992 का केस है, लेकिन फिर भी राम जेठमलानी ने उनको बचाकर जो है वो निकाल लिया था। उसका रीजन ये था कि हर्षद मेहता क्या करते थे कि 2 बैंक्स के बीच में एक मीडिएटर का काम करते थे। जब भी 2 बैंक के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता था तो उस ट्रांजैक्शन को अपने अंदर होल्ड करके रखते थे और वही होल्डिंग का इस्तेमाल करते थे शेयर मार्केट के अंदर। वो पैसा शेयर मार्केट में काम में आ रहा है, वहां से प्रॉफिट कमाया और फिर उसके बाद में कुछ समय बाद में दूसरे बैंक को दे दिया। तो इसके ऊपर जब इंक्वायरी बैठी थी तो फिर वहां पर यह सामने निकल कर आया कि इन्होंने कोई गलत तो नहीं किया है, कोई रूल्स को यहां पर ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि बैंकिंग रूल्स जो हैं वो उनके जो है वो बिल्कुल बराबर ही थे, कहीं पे कोई भी मिस्टेक नहीं थी। एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में जाना है, लेकिन मीडिएटर के तौर पर थोड़े दिन के लिए इस्तेमाल किया, फिर बैंक को लौटा दिया और उसी से फिर प्रॉफिट बनाया और बाद में फिर इस चीज से बरी भी हो गए थे। ठीक है, तो हर्षद मेहता का केस लगभग यही केस है। तो बैंक फ्रॉड का ये बहुत बड़ा केस जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। हाई कोर्ट जो है वियतनाम का, उन्होंने कहा कि ये बेसिकली कंपनी जो है, मतलब ये जो बैंक है वो इसी महिला का है, क्योंकि जो महिला 93% पूरे बैंक का रख रही है एसेट्स के तौर पर, तो फिर उसके डिसीजन जो है वो उसी के चलेंगे, इसलिए सारा का सारा लोन जो है वो उसी महिला को दिया गया था। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी फ्रॉड जो है वो वियतनाम के अंदर निकल कर आ रहा है। तो अब डेथ पेनल्टी जो है वो दी गई है, साथ में 85 लोगों को भी इसके अंदर सजा दी गई है। इस महिला का कहना यह है कि पहले खुदकुशी का विचार किया था, करे भी क्यों ना। आप सोचिए कि जो महिला लगभग किसी देश के 6% जीडीपी के बराबर इतना अगर फ्रॉड करता है, लगभग 27 अरब डॉलर, मतलब 3.66 लाख करोड़ का अगर इतना बड़ा फ्रॉड होता है, तो खुदकुशी के विचार के अलावा और क्या विचार आ भी सकता है। ठीक है, लेकिन फिर बाद में सच उगला और बाद में पूरी की पूरी बातें और डॉक्यूमेंट जो है वो सामने निकल कर आते हैं। चलिए, आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। 75 टेक्निक्स हम लोगों ने बताई हैं कि आप लोग इस पोर्नोग्राफी से कैसे बाहर निकल सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर कितने ड्रास्टिक चेंज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर हम लोग 2 नंबर 5 नंबर से कई बार फेल कर जाते हैं, हम लोग अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। 75 रियल स्टोरीज जो हैं वो इसके अंदर बताई गई हैं, 75 चैलेंजेस आपको हर दिन दिए गए हैं। तो आप लोग चैलेंज कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, बहुत कम प्राइसेस में आप लोग के लिए कोर्स अवेलेबल है। लाइफ के अंदर एक बार आप लोग इस कोर्स को जरूर कीजिएगा, 75 डेज के हार्ड चैलेंज को। दीपक इंदौर ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।